हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और काफी अच्छी तरीके से आप आने वाले आर ओ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में संलग्न होंगे। तो आज देखेंगे दोस्तों सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज भाग 138। सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो देखिए, हमारे चैनल पे जितनी भी प्लेलिस्ट हैं जो कि इस एग्जाम के काम आ सकते हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज है, उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज है और करंट के जो मैं आपको आजकल रिवीजन महाकुंभ वाले टेस्ट दे रहा हूँ, इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ जो रीजनिंग की क्लास आ रही है वो भी आप देख सकते हैं। वो आपके आर ओ एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही जो आपका ग्रुप सी का एग्जाम होगा उसमें भी 10 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी देखिए, आर ओ एग्जाम के बाद हमारा फिर से सर्कल शुरू हो जाएगा उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज का, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज और ये जीएस की टेस्ट सीरीज का, क्योंकि आपका जो आने वाले एग्जाम है यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी स्नातक स्तरीय और इंटरमीडिएट स्तर का एग्जाम होगा। तो फिर उसकी रणनीति और तैयारी में हम लोग शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे शुरू करेंगे सेशन आज का सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज भाग 138। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे जो टेस्ट सीरीज चल रही है आने वाले आर ओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए, इसको इनरोल नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट टेस्ट सीरीज को इनरोल कर सकते हैं। और देखिए, अभी मात्र अब 10 दिन बच गए हैं, 17 को पेपर है, आज 7 तारीख है। तो ज्यादा से ज्यादा आप केवल पुराने पेपर देखो, मॉक टेस्ट और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाओ और बाकी करंट अफेयर्स का रिवीजन करो। इसके अलावा ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कुछ आवश्यकता है नहीं। जितना आप ज्यादा पढ़ोगे उतना कंफ्यूजन बढ़ता है एग्जाम से पहले। तो ठीक है, बहुत कम कम और सटीक अब आपको कंटेंट को रिवाइज करना होगा। बस यही एक रणनीति होती है प्री एग्जाम को क्लियर करने की। तो चलिए सेशन को शुरू करेंगे। देखेंगे आज जीएस टेस्ट पार्ट 138। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो देखिए, ये पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में से 2011 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है वो कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन थी 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का अर्थ क्या होता है? तो इंटरनेट की दुनिया में देखिए भाई, डीएनएस, ठीक है, ठीक है, तो ये डीएनएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है इंटरनेट में, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, देखिए इंटरनेट पे हम किसी भी वेबसाइट पे जब जाते हैं ना, हर वेबसाइट का अपना एक डोमेन नेम होता है ना। जैसे आप हमारी भी एक वेबसाइट है उसको देखते होंगे, उस वेबसाइट का नाम है हिमवंत UK.com, जिसपे आपको उत्तराखंड जीएस मिलता है और अन्य कंटेंट भी मिलता है। तो ये हमारा डोमेन नेम हो गया हिमवंत। ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम होता है डीएनएस। और कभी कभी देखिए, आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि साइबर लॉ में, साइबर लॉ जो होता है, साइबर लॉ में अगर शब्दावली बनती है आपकी डीओएस, वैसे डीओएस का अर्थ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के संदर्भ में। लेकिन वही साइबर लॉ के संदर्भ में अगर पूछ लेता है कि डीओएस का अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाता है फिर डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, क्वेश्चन बनता है डिनाइल ऑफ सर्विस, कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन बनेगा साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का अर्थ क्या है, तो डिनाइल ऑफ सर्विस। और वहीं कंप्यूटर के संदर्भ में क्वेश्चन बनेगा कि कंप्यूटर के संदर्भ में डीओएस का अर्थ क्या होता है, तो फिर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन से हमेशा क्वेश्चन बनाते हैं भाई एग्जाम में, आपने देखा होगा। और क्रिप्स मिशन भारत में आया था आपका 22 मार्च 1942 को। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 22 मार्च 1942 को। अगला देखिए, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना क्या कहलाता है? देखिए, अगर रैम है वहां पर अगर ओएस को अगर लोड किया जा रहा है, ठीक है, ओएस जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लैपटॉप में अमूमन आपको दिखता है विंडोज। ठीक है, विंडोज जो है, विंडोज हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे अभी विंडोज 10 विंडोज 11 चल रही है। और ऐसे मोबाइल फोन में हम देखते हैं तो एंड्रॉइड, एंड्रॉइड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर आप आईफोन चलाते हैं तो उसमें iOS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऐसे आजकल आपने देखा होगा दोस्तों, राइजन और जो हमारा AMD प्रोसेसर है उसका भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, AMD का भी आपको देखने को मिलता होगा, प्रोसेसर होता है वो, इस चीज का ध्यान रखना। और इंटेल जो है, ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय एक माइक्रो प्रोसेसर है जो कि लैपटॉपों में यूज होता है। ठीक है, इंटेल और AMD जो है माइक्रो प्रोसेसर है या प्रोसेसर है, ध्यान रखिए। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई विंडोज, एंड्रॉइड एंड iOS आज की डेट में। और जब हम रैम में ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं तो ये क्रिया कहलाती है बूट करना। ठीक है, बूटिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका।
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में बोकारो लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थित है? हाल में देखिए आपसे सिंगरौली पूछा था, ईओ एग्जाम में, आपको याद होगा ना। सिंगरौली जो कारखाना है वो कौन से जो सिंगरौली खदान क्षेत्र है वो किस एरिया में है? तो ये मध्य प्रदेश में आपका, ठीक है। और वहीं अगर बोकारो लौह एवं इस्पात संयंत्र की मैं बात करता हूँ तो ये आपका है झारखंड में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो भंडार पूछ रहा है, देखिए कोयले का उत्पादन नहीं पूछ रहा है इसमें, इसमें कोयले का भंडार पूछा जा रहा है। तो भारत की जो खनन रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियर है, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला भंडार हमको मिलते हैं, ठीक है। रिसेंट रिपोर्ट में जो देखेंगे तो झारखंड में ही सबसे ज्यादा कोयला भंडार है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस वर्ष मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई? बहुत ज्यादा एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में बनता है। तो मुगल बादशाह था शाह आलम, उसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बंगाल की दीवानी दे दी थी, और ये वर्ष था 1765 का, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1765। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास क्या होता है? यानी कि देखिए मैं इंटरनेट पे जा रहा हूं अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से, किसी भी गैजेट से अगर हम इंटरनेट पे जाते हैं तो होस्ट जो कंप्यूटर होगा या होस्ट गैजेट होगा उसके पास अपनी एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस का मतलब होता है, आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। तो ये एक यूनिक नंबर होता है दोस्तों, जिससे पता चलता है कि कौन सी डिवाइस यहाँ पे इंटरनेट में सर्फिंग कर रही है, ठीक है, ये पता चल जाता है। तो राइट आंसर जगह इसका एक यूनिक आईपी एड्रेस, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाता है? तो देखिए ये आर्टिकल है जो कि संसद हो गया और जो राज्य की विधान पालिकाएं हैं, जिसमें आपका विधानसभा भी आ गई, विधान परिषद भी आ गया। तो इन पर विधायन शक्ति पर नियंत्रण जो लगाता है, ये हमारा आर्टिकल है भाई, अनुच्छेद 13, ठीक है। अनुच्छेद 13 में ये बात की गई, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यानी कि एक कथन इसमें गलत है, गलत कथन को आइडेंटिफाई करना है इसमें। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, पहला ही कथन इसमें गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल हो गए, तो राज्यपाल को देखिए राष्ट्रपति नियुक्त भी करता है और राष्ट्रपति इनको हटा भी सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो होता है राज्यपाल से आसीन रहता है किसी भी राज्य में, ठीक है। ऐसा कोई इसका टेन्योर नहीं होता फिक्स राज्यपाल का, ध्यान रखेंगे। तो तीनों यहाँ पे जो कथन है सही है, ऑप्शन ए जो है वो गलत है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्न में से कौन करता है? तो देखिए लोक लेखा समिति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी जो समिति होती है वो कौन सी होती है? सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति होती है, जिसमें 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 मेंबर लोकसभा से होते हैं। इसके बाद जो प्राक्कलन समिति है इसकी जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा यानी कि ट्विंस सिस्टर, ठीक है। जुड़वा बहन कहा जाता है किसको? लोक लेखा समिति, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। अब लोक लेखा समिति की मैं बात करूं तो इसमें होते हैं भाई 15 मेंबर आपके लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर इसमें राज्यसभा से होते हैं, यानी कि टोटल इसमें 22 मेंबर होते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो लेखा समिति के अध्यक्ष होंगे, इनका नामांकन करने का जो राइट रहता है वो किसके पास होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के स्पीकर। वर्तमान समय में लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो ये ओम बिरला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? मान लीजिए मैंने कुछ लिखा और फिर से मैं वापस आना चाहता हूं, यानी कि अंतिम क्रिया को मैं परिवर्तित करना चाहता हूं, तो इसके लिए हमेशा एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z, ठीक है। इससे आपका जो किया होगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? अनडू हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेट करता है? तो भारत में देखिए मिशन इंद्रधनुष का संबंध है भाई टीकाकरण से, ठीक है। टीकाकरण यानी कि जो वैक्सीनेशन है उससे संबंधित है। अब टीकाकरण जो होता है इससे प्रतिरक्षण भी कहा जाता है, ठीक है। टीकाकरण को ही हिंदी में प्रतिरक्षण भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है इसमें। बंगाल शासन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल बंगाल के पूछ रहे हैं इसमें। देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे भारत का जो पहला वायसराय था वो कौन था, तो ये हमेशा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। बंगाल शासन की मैं बात करूं तो पहला जो गवर्नर जनरल बना था ये था वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में बताइए कौन सा विषय है जो संघ सूची में शामिल नहीं है। तो देखिए संघ सूची यानी कि सेंट्रल लिस्ट की बात हो रही है, तो सेंट्रल लिस्ट में डिफेंस भी है भाई, विदेश मामले भी आते हैं इसमें, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य भी आता है इसमें, ठीक है। केवल जो ऑप्शन डी है कानून एवं व्यवस्था, कानून एवं व्यवस्था जो है ये आपका राज्य सूची का विषय होता है, ठीक है। जैसे कि राज्य में पुलिस वगैरह होती है और ये होते हैं, तो राज्य सूची का विषय है ये। बाकी सभी क्या है यहाँ पे संघ सूची के विषय हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो विभिन्न होस्ट को ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? तो कौन सा प्रोटोकॉल होगा जो विभिन्न होस्ट को ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? तो ईमेल के लिए हमेशा जो हमारा प्रोटोकॉल होता है, इस प्रोटोकॉल को कहा जाता है एसएमटीपी, ठीक है, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, एसएमटीपी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर कब रही थी? देखिए जनसंख्या की वृद्धि दर पूछता है, ये क्वेश्चन हमेशा बनता है। अगर क्वेश्चन बनेगा 2001 से लेकर 2011 के बीच में, 2011 के बीच में, यानी कि सीधे क्वेश्चन बना देगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि कितनी थी, ठीक है, दशकीय वृद्धि। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो दशकीय वृद्धि थी वो 17.70 थी, ठीक है, परसेंटेज। और यही ये पूछ रहा है कि अभी तक भारत में जनसंख्या की जो उच्चतम वृद्धि दर रही, ये रही थी 1961 से 71 के दौरान, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1961 से 71 के बीच में रही थी सबसे ज्यादा। आगे बढ़ेंगे, किस अधिनियम ने भारतीयों की प्रशासनिक सेवाओं में हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया? तो देखिए कौन सा अधिनियम आया था जिससे ये बोला गया कि भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में हिस्सा दिया जाएगा, यानी कि जो सिविल सर्वेंट वाली बात हो रही है, तो कौन सा एक्ट लाया था ये चीजें? तो ये एक्ट था भाई हमारा चार्टर एक्ट 1833, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चार्टर एक्ट 1833 में ये मेंशन किया गया कि भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में हिस्सा लिया लेने दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। स्थानीय स्वशासन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो नहीं है पूछ रही है, इसमें से कौन सा स्थानीय जो हमारा लोकल गवर्नेंस होते हैं उसकी एक विशेषता नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए लोकल गवर्नेंस होगा तो वहां पर वैधानिक स्थिति तो होगी भाई, बिल्कुल सही है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी होगी इसमें, बिल्कुल होगी, ठीक है। चुनाव वगैरह होते हैं, स्थानीय समुदाय की भागीदारी रहती है, यानी कि पंचायती राज जो हमारे इसकी बात की जा रही है। स्थानीय कर रोपण की शक्ति भी होती है, तो स्थानीय जो मेले वगैरह लगते हैं उसमें कर आरोपण की शक्ति पंचायतों के पास होती है। केंद्रीय नियंत्रण यहाँ पे एक विशेषता नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। केंद्रीय नियंत्रण का कोई मतलब नहीं होता स्थानीय स्वशासन में, ठीक है, क्योंकि उनका अपना ही रहता है पूरा। जैसे कि अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत में देखिए आपका, ग्राम पंचायत अगर हम देखें तो एक तरफ होता है ग्राम प्रधान या मुखिया जिसको कहा जाता है, ठीक है, या सरपंच भी कहते हैं बहुत जगह, और दूसरी तरफ इसका सेक्रेटरी होता है जिसको कहा जाता है वीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक लघु उद्योग एसएसआई की समस्या नहीं है? ठीक है, तो हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं तो उनकी एक समस्या इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए नहीं है पूछ रहे हैं। तो देखिए अगर लघु उद्योग की बात करें तो वित्त की समस्या हमेशा लघु उद्योग में आती है भाई। विपणन की यानी कि मार्केटिंग की समस्या भी इनमें उद्योगों में देखने को मिलती है। और जो हमारा कच्चा माल होता है यानी कि रॉ मटेरियल की भी इसमें हमको कमी समस्या देखने को मिलती है, तो ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। हड़ताल कोई भी एक समस्या नहीं होती लघु उद्योग की, ठीक है, क्योंकि लघु उद्योग में देखिए कर्मचारी सीमित होते हैं तो हड़ताल का उतना इम्पैक्ट मतलब ही नहीं होता। तो वित्त विपणन कच्चा माल इसका सही उत्तर है, जबकि हड़ताल एक समस्या नहीं है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हो गए 20 क्वेश्चन कंप्लीट भाई आज के टेस्ट के। ये था भाई जीके का टेस्ट 138, और साथ ही जो हमारी करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ क्लास आ रही है आपकी, तो उसको भी आप देखते रहिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एग्जाम में। बाकी यार देखिए आपका नया फॉर्म आ ही चुका है इंटरमीडिएट का, उसकी आप लोग प्रिपरेशन करो, बहुत अच्छी वैकेंसीज है उसमें, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, आबकारी उप निरीक्षक, और साथ ही स्नातक स्तरीय में भी अच्छी खासी पोस्ट है, वीपीडीओ की फिर से पोस्ट है और अन्य पोस्ट हैं, तो आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए। बाकी आपको मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें दोस्तों। और हमेशा की तरह बोलूंगा जाने से पहले कि जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ। बाकी देखिए जिनका एग्जाम है आर ओ प्री एग्जाम है, उनके लिए जो टेस्ट सीरीज मैंने शुरू किया उस टेस्ट सीरीज को आप लोग जरूर इनरोल कीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वो टेस्ट सीरीज है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। बाकी कुछ लोग बोले थे कि करंट अफेयर्स का भी हमको सेशन चाहिए, तो करंट अफेयर्स का कोर्स भी एप्लीकेशन स्टोर पे है, जहाँ पे जनवरी से लेकर नवंबर तक के उत्तराखंड करंट अफेयर्स एंड नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को अपलोड किया गया है। आप लोग एमसीक्यूज के माध्यम से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो करंट अफेयर्स का
सेशन भी रहेगा आपके लिए। और सबसे अच्छी बात यह करंट अफेयर्स कोर्स की कि बस एक ही बार आपको लेना है और उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ओके, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहीं पे सेशन को मैं समाप्त करूंगा। जल्दी मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद, जय देवभूमि।